नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश और हमारी इस खास पेशकश रियासत की सियासत में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि एक बार फिर से सेना ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। पुलवामा के पुजल में बुधवार और गुरुवार के दरमियानी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हो गई। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। अब इससे पहले कुलगाम में 3 आतंकियों को ढेर करने के साथ ही पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 5 दहशतगर्दों का खात्मा हो चुका है। जवानों ने आतंकियों से AK-47, 4 मैगजीन और ग्रेनेड हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार स्थिति को खराब करने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। हालांकि लगातार सुरक्षा बल इन आतंकियों से मोर्चा ले रहे हैं और अगर पिछले 24 घंटे की भी आप बात करें तो 5 आतंकियों को मार गिराया गया है 24 घंटे के अंदर। और लगातार इस तरह की कार्रवाई अब सेना के द्वारा यहां पर की जा रही है। एक बार फिर से सुरक्षा बलों के द्वारा इन आतंकियों को एक एक करके घाटी से इनका सफाया किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो आतंकी गतिविधियां उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए, इसको लेकर के सेना लगातार अपने ऑपरेशंस को चला रही है। 24 घंटे का ही यह डाटा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 आतंकी 24 घंटे के अंदर मारे गए हैं, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं कि सीमा पार से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर स्थिति को खराब करने की कोशिश में लगा हुआ पाकिस्तान बार बार इन आतंकियों की मदद से वहां पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा रहता है। लेकिन सुरक्षा बल इनके साथ मोर्चा संभाल रहे हैं। 5 आतंकी 24 घंटे के अंदर मारे गए। इनके पास से एक AK-47 बरामद की गई है। 4 मैगजीन भी इनके पास से बरामद हुई हैं। इसके अलावा भी गोला बारूद सुरक्षा बलों ने इनके पास से बरामद किया है। लेकिन सवाल अभी भी यह है कि आखिर घाटी के अंदर ये आतंकी घटनाओं पर पूरी तरह से रोक कब लग पाएगी और कैसे अमन और चैन पूरी तरह से यहाँ पर हो, ये सवाल अभी भी है। चूंकि सुरक्षा बलों को रोजाना इन आतंकियों से दो चार होना पड़ता है, लोहा लेना पड़ता है इन आतंकियों के साथ और एक एक करके इन आतंकियों का सफाया किया जाना एक चैलेंज भी है घाटी के अंदर। और लगातार सीमा पार से आप देख रहे हैं कि इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान लगा हुआ है। तो अब 24 घंटे के अंदर 5 आतंकी हालांकि ढेर हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो बवाल की कोशिश है उसमें पाकिस्तान लगा हुआ है और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं दहलाने की भी कोशिश के तौर पर इन आतंकियों को भेजा गया था। लेकिन सुरक्षा बलों के मुस्तैदी के चलते इनको मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर को दहलाने की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है, क्योंकि भारतीय जवानों की तरफ से ये मोर्चा संभाल लिया गया है। 24 घंटे के अंदर 5 आतंकियों को ढेर किया गया है और अभी भी सेना लगातार इस तरह के आतंकियों को सूचना के आधार पर ढूंढ रही है। और उसके अलावा घाटी के अंदर अगर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश इन आतंकियों के द्वारा की जा रही है तो फिर उनको खदेड़ने का प्रयास या उनको मार गिराने का काम लगातार सेना के द्वारा किया जा रहा है। हथियार भी सेना लगातार इनके पास से बरामद कर रही है। तो कुल मिलाकर के लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से घाटी के अंदर जो स्थितियां हैं वो नियंत्रण में हैं। आतंकी वारदातों में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में लगा हुआ है। लगातार कोशिश इस बात की रहती है पाकिस्तान की कि किसी भी तरह से जो घटनाएं हैं उनको बढ़ाया जाए और ज़्यादा संख्या में आतंकियों को यहाँ पर ट्रेन करके भेजा जा सके, ताकि यहाँ पर जो अस्थिरता का माहौल है घाटी के अंदर वो पैदा हो सके। लेकिन मंसूबे कामयाब होते हुए नजर नहीं आते हैं, क्योंकि लगातार सेना मुस्तैद रहती है और पाकिस्तान के इन मंसूबों पर पानी सेना के द्वारा एक बार फिर से फेरा गया है। जब 24 घंटे के अंदर ये 5 आतंकी मारे गए हैं। इनके पास से ग्रेनेड, AK-47, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद, ये सब बरामद किया है सेना ने। बड़ी कार्रवाई थी, बड़ा ऑपरेशन था जिसको सेना ने अंजाम दिया है। लेकिन इस तरह से लगातार जो गतिविधियां हैं पाकिस्तान की तरफ से जो संचालित की जा रही हैं, उसका एक फुल प्रूफ कैसे प्लान हो सकता है, इस पर पूरी तरह से रोक कैसे लग सके, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। क्योंकि सेना को रोज़ाना इन आतंकियों से मोर्चा लेना पड़ता है, रोज़ाना इनसे 2-4 सेना के जवानों को होना पड़ता है। और इस वजह से भी आप देखते हैं कि घाटी के अंदर लगातार इस तरीके की जो गतिविधियां इसको करने की कोशिश पाकिस्तान करता रहता है। लेकिन अब इसमें कामयाबी सेना को मिली है जब 5 आतंकियों को 24 घंटे के अंदर ढेर कर दिया गया है।
जम्मू कश्मीर में बवाल की कोशिश में पाकिस्तान है। रियासत की सियासत में आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि लगातार भारतीय जवान मोर्चा तो संभाल रहे हैं। 24 घंटे में 5 आतंकी भी ढेर किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब ना हो और लगातार जिस तरीके के नापाक मंसूबों के साथ पाकिस्तान इन आतंकियों को भेज रहा है या जिन गतिविधियों को वो अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, प्रभावी रोक उस पर कैसे लगे, ये सवाल है और ये सवाल बरकरार है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस कोशिश में रहता है कि माहौल को किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बिगाड़ा जाए। दहलाने की साजिश भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि ग्रेनेड का बरामद होना, AK-47 का बरामद होना या भारी मात्रा में इनके पास से हथियारों का बरामद होना, यह इस बात की ओर भी इशारा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। लेकिन उस पर अब काबू कर लिया गया है, क्योंकि सेना ने वक्त रहते इन आतंकियों को ढेर कर दिया। इनके पास से ये जो सामान था आतंक का, ये भी बरामद किया गया है। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़े पैमाने पर कोशिश इस बात की थी कि किसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए, ताकि यहाँ पर स्थितियाँ अनियंत्रित हों। ये कोशिश पाकिस्तान की हमेशा से रहती है, लेकिन उस कोशिश को नाकाम एक बार फिर से भारत के सुरक्षा बलों के द्वारा कर दिया गया और 5 आतंकी ढेर हो चुके हैं। जानकारी ये भी है जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश भी नाकाम हो गई है, लेकिन और प्रभावी कदम कैसे इसको लेकर के उठाए जाए और कैसे इसको और बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया जाए, तमाम सवाल हैं जो कि जुड़े हुए हैं। और आज रियासत की सियासत में इसी पर चर्चा होगी कि आखिर पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उनको कैसे रोका जाए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त रहा है। और अभी भी जो आतंकी आ रहे हैं या फिर जिनको भेजा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, या उनके जो मास्टरमाइंड हैं, उनके जो आका हैं जो कि पाकिस्तान में बैठ के इसको ऑपरेट करते हैं, उन पर भी किस तरीके से अंकुश लगाया जा सके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और इसके अलावा कैसे और मजबूत किया जाए इस तंत्र को, ताकि आतंकी गतिविधियाँ शून्य के बराबर घाटी के अंदर हो जाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत संजीदा भी है। देखना ये है कि अब इस पर आगे और किस तरीके की प्रभावी कार्रवाई देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई को घाटी में अंजाम देते रहते हैं, लेकिन आतंकी भी लगातार अपने नापाक मंसूबों को लेकर के घाटी में प्रवेश करते हैं और कोशिश इस बात की रहती है कि स्थिति को बिगाड़ा जाए। और इसलिए लगातार आतंकियों के ऊपर नज़र रखना, उनकी निगहबानी करते रहना या फिर उनको मार गिराना, ये सुरक्षा बलों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। और वही चैलेंज अभी भी दिख रहा है, जो कि लगातार पाकिस्तान इस तरह की गतिविधियों को करने की कोशिश कर रहा है। और जम्मू कश्मीर में जो कोशिश बवाल की जा रही है उसको हालांकि नाकाम किया गया है, क्योंकि 24 घंटे में ये 5 आतंकी ऐसे हैं जिनको मार गिराया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और इन 5 को ही मार गिराया गया। इनके पास से हथियार, गोला बारूद, AK-47 ये सब बरामद किया गया है। जो हथियार या जो गोला बारूद या फिर जिस तरह से इनके पास से राइफल गन जो बरामद हुई हैं, वो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी साजिश इसको अंजाम देने की कोशिश थी, उसको सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। और अब चलिए रियासत की सियासत में सीधे रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर स्टूडियो का। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ओवर टू यू। सियासत किसी और देश की चलती है। जी हाँ, मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान को अपने सियासी फायदे चाहिए होते हैं, तो यहाँ जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जो है वो हालात खराब करने की कोशिश करता है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ रहे हैं, चाहे बेनजीर भुट्टो रही है, चाहे वो पाकिस्तान में इमरान खान है, कोई भी रहा हो, नवाज शरीफ रहे हो, तो जम्मू कश्मीर के नाम पर उन्होंने अपनी सियासत चलाई है। और जम्मू कश्मीर के नाम पर सियासत इस तरह से चलाते हैं क्योंकि यहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ और सीमा पार से आतंकियों को भेजकर यहाँ जम्मू कश्मीर में खून खराबा करते हैं, आतंकवादियों को जो है भेजकर यहाँ कत्लेआम करते हैं और उसके बाद नाम देते हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकी जो है वो जंग लड़ रहे हैं। सच्चाई कुछ और होती है, मगर उसका फायदा ढूंढने की कोशिश उनके अपने सियासी रहते हैं। मगर हम बता दें कि आज की अगर जो बात रियासत की सियासत में बात करें तो आज एक बड़े अहम इशू पर बात करेंगे। मुंह में राम राम, बगल में छुरी। हमने कई बार ये सुना है
भारत में ये मुहावरा बड़ा मशहूर है, मगर ये पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त फिट बैठता है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त यही कर रहा है। सरहद पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा LOC पर पीस की बात कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि वो युद्ध विराम चाहता है और इसीलिए वो सरहद पर फायरिंग नहीं कर रहा है, मगर वहीं अंदर खाने से पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करके सुरक्षा बलों और आम नागरिकों का कत्लेआम कर रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में काफी नुकसान हो रहा है। मगर आपको बता दूं, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस चीज पर डटी हुई हैं कि पाकिस्तान के कोई भी मंसूबे हों उसको नाकाम जो है वो किया जाए। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 6 आतंकियों को मार गिराया गया है, 5 कश्मीर में, जिसमें पुलवामा और कुलगाम में आतंकियों की गतिविधियां हो रही थी, वहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जबकि एक आतंकी जो टॉप कमांडर था उसको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। क्योंकि बुरहान वानी की बरसी थी, ऐसे में पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा हमला जो है, एक नहीं बल्कि कई बड़े हमले जो है कश्मीर से लेकर जम्मू तक करवाए जाएं, जिसे नाकाम कर दिया गया है। 24 घंटों में LOC पर नौशहरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ की कोशिश थी, आतंकियों को घुसपैठ करवाने की, उसे भी सुरक्षा बलों ने नाकाम किया, एक आतंकी को मार गिराया और ऑपरेशन अभी भी जारी है और बाकी जो आतंकी हैं उनको पीछे खदेड़ा है। वहीं सुंदरबनी सेक्टर की बात करें तो 9 दिन से चल रहे सर्च ऑपरेशन, जिसमें आतंकी घुसपैठ करके सुंदरबनी सेक्टर तक पहुंचे थे, वहां पर भी एक एनकाउंटर चल रहा है। तो लगातार आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की जंग जो है वो जारी है और पाकिस्तान के हर मंसूबे को नाकाम कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान जो जुड़े हैं, उसमें कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जी हैं। आपको बता दूं कि हम कई बार इनसे पहले भी आपको रूबरू करवा चुके हैं, मगर जिस तरीके से लगातार इनका अनुभव है सुरक्षा एजेंसी में, भारतीय सेना में, तो इसका जरूर हमें भी कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा और आपको भी ये जानकारी ये पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शाही साहब, आपका स्वागत है। जो पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि सरहद पर शांति है, बंदूक जो पाकिस्तान की है इस वक्त चुप है, मगर अंदर खाने से पाकिस्तान लगातार लगा हुआ था, पाकिस्तान लगातार यहाँ पर हालात खराब करने की कोशिश कर रहा था, क्या है ये सब? भाई साहब सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी जी साहिब साहब, हेलो, क्या लगता है ये जो हो रहा है साहिब साहब, ये जो चल रहा है, कर्नल साहब, जो चल रहा है, पाकिस्तान चाहता क्या है? दुनिया को तो बता रहा है कि भाई मैं शांति चाहता हूं, बॉर्डर पर फायरिंग नहीं कर रहे, आतंकी गतिविधियों में उनका साथ नहीं दे रहे। देखिए, ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। जो सीज फायर की पेशकश उन्होंने की थी, इसमें कोई उनका ना तो चेंज ऑफ हार्ट हुआ, ना कोई वो मनसाई की तरफ रुख किया। ये उनको जो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था सीज फायर वायलेशंस का, जिसमें कि हम उनके सिविल टारगेट को, एरियाज को टारगेट ना करते हुए उनकी चौकियों पर जवाब देते थे। उस मार को नहीं झेल पाए, अपनी चौकियों को रिपेयर करने के लिए, अपने जख्मों को चाटने के लिए वक्त चाहिए था और ये वक्त उन्होंने गेन किया सीज फायर वायलेशन को बंद करके और सीज फायर को दोबारा लागू करके। हमारा देश शांति प्रिय है और शांति का कोई भी मौका हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उसको मंजूर किया, जानते हुए कि जो मिसाल है कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। अब उन्होंने चौकियां वगैरह रिपेयर कर ली हैं तो वो अपनी पुरानी हरकतों पर वापस आ गए। सीज फायर वायलेशंस भी कुछ हुए, उसके साथ ही उन्होंने बेशक ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इनको भेजना शुरू कर दिया और उनके इशारे पर उनके जो पिछलग्गू यहां पर कुछ हैं उनको भी इशारा दिया और दहशतगर्दी की भी कुछ घटनाएं हुई नजर आई। सिक्योरिटी फोर्सेस मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जैसा आपने खुद अभी बताया। मौजूदा हरकतों जो चल रहा है
एनकाउंटर, उसमें 6 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जहां तक सुंदरबनी इलाके का सवाल है, मैं सुंदरबनी का स्टेशन कमांडर रह चुका हूं, ऑपरेट किया है। घनी हरियाली, पहाड़ और जंगल का इलाका है। कई नाले आर पार बहते हैं, जिसमें छुपकर इन्फिल्ट्रेशन की काफी गुंजाइश रहती है। 2 चौकियां, 2 पोस्ट के बीच में ऐसे कई मुकाम है जहां से वो इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसको कि अब सील किया गया है। और काफी हद तक हमारा जो 3 टियर दहशतगर्दी को या इन्फिल्ट्रेशन को रोकने का तरीका है, वो कामयाब हो रहा है। इसी की वजह से इनकी इन्फिल्ट्रेशन की बिड को हमने नकारा किया, नाकाम कर दिया हमारे ट्रुप्स ने, और उनको मौत के घाट उतार दिया। जो उनकी सही जगह है जहन्नुम में, पूरों के पास, वहां का टिकट कट गया उनका। तो जब पड़ोसी ऐसा हो और हरकतों से बाज ना आ जाए, तो उसका इलाज तो यही होता है कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जो हमारे ट्रुप्स दे रहे हैं। यहां मैं एक बात आपके चैनल से और कहना चाहूंगा कि वो बच्चे जो आज दहशतगर्दी में शामिल हुए और मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, क्या वो बच्चे जो पहले भड़कावे में और एक यहाँ तहरीक थी, वो उनको चिट्ठियां देकर पाकिस्तान भेजती थी दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेने के लिए, जबकि वैली में शोर मचाया जाता था कि हमारे बच्चे गायब हो गए, शायद सिक्योरिटी फोर्सेस वाले उठा कर ले। ये सब पार जाते थे, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग लेते थे, और अब इन्फिल्ट्रेशन करके वापस आते हैं तो मारे जाते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि एज अ हिंदुस्तानी, भारतीय होने के नाते और जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते, ये बच्चे सब हमारे हैं। पाकिस्तान को ना इनसे हमदर्दी थी, ना आज है और ना कभी होगी। तो हमारे बच्चों को भड़का के और हमारे हाथों से मौत के घाट उतरवाता है, गन फोल्डर की तरह उनको इस्तेमाल कर रहा है, अपना एजेंडा चला रहा है, तो लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और अपनी राया को जो भुखमरी से तंग हो रही है, जिनके पास खाने को आटा नहीं, राशन नहीं, जिनकी बीमारी की हालत है, जिनकी गुर्बत की हालत है, उनको वो इस कश्मीर इशू को बनाकर, भड़काकर और बहलाकर रखते हैं, ताकि वो लोग अपनी सरकार के खिलाफ खड़े ना हो। अब एक वक्त आ गया है जबकि दहशतगर्दी आखिरी सांस ले रही है कश्मीर। रोज दूसरे तीसरे दिन, 3 दिन, 2 दिन के बाद 3-4 दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों की भी नकेल कसी जाए जिन्होंने कभी इनको भड़काया, जिन्होंने इनको प्रोत्साहन दिया, हर घर से दहशतगर्द निकलेगा और झंडा कोई नहीं हिंदुस्तान का उठाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे बयानात दिए जिनसे कि दहशतगर्दों को हौसला अफजाई की। जो लाखों लोग या हजारों लोग इनकी मैयत के साथ चल पड़ते थे, उनके पीछे कहीं ना कहीं उन लोगों का हाथ था जो इनको हीरो दिखाना चाहते। बुरहान वानी को हीरो दिखाने की कोशिश की गई थी। एक हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मुझे पता होता कि ये मारा जाएगा तो मैं शायद कोशिश करके इस ऑपरेशन को रुकवा देता। इस तरह के जब इनको, और उनके घर जाते, उनके अफसोस जाहिर करने जाते, उनकी कब्रों पर जाकर आंसू बहाते, इन लोगों ने जिन्होंने इनको हीरो बनाने की कोशिश की, इन जल्लाद लोगों को, इन भड़काए हुए लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने देश के विरुद्ध हथियार उठाया, फौजी ड्यूटी करने वालों के ऊपर हथियार उठाया, फायर किया और उनको मारने की कोशिश की, इन्होंने बगावत के मुल्क के साथ इनका वो साथ देते थे, इनको वो भड़कावा देते थे, इनको वो सॉफ्ट टच देना चाहते थे, इनका वो रीसेटलमेंट करना चाहते थे, इनको वो कहते थे कि इनको माफ कर दिया जाए। इनको बढ़ावा देकर और बढ़ावा देकर मरवाया। जो इनकी मौत के असली जिम्मेवार हैं
अब वक्त आ गया है कि उन पर भी नकेल कसी जाए और वो सब लोग जो इनको आसरा देते हैं, जो इनको गाइडेंस देते हैं, जो इनको असला देते हैं, जो इनको माली मदद करते हैं और सबसे बड़ी बात जो इनको हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, उनको दहशतगर्द की जगह टेररिस्ट नहीं बोलते, मिलिटेंट बोलना चाहते हैं। इन लोगों के ऊपर नकेल अब सख्त कसी जानी चाहिए ताकि जितना नुकसान हो चुका है वही बहुत काफी है। और बच्चे अब बहुत कम हो गया है, पर और बच्चे अब इनके भड़कावे में ना आए और उन माँ बाप के जिनके बच्चे इस भड़कावे में आकर अपनी जान खो रहे हैं वो भी कुछ अमन चैन की सांस ले सके। इन बच्चों को हम डाइवर्ट कर सकते हैं, इनको हम डाइवर्ट कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई और बहुत अच्छा मटेरियल। जम्मू कश्मीर का नौजवान काबिल है, होशियार है, तंदुरुस्त है, हैंडसम है, मजबूत है, पक्के इरादे का है। अगर इनको नेशन बिल्डिंग, आर्म फोर्सेस में, सिविल सर्विसेज और इंडस्ट्रीज में लगाया जाए तो वो बहुत बेहतर काम किया जा सकता है। ये तभी मुमकिन है जब इनको बढ़ावा देने वाले, इनको बढ़ावा देने वाले, इनको एमनेस्टी देने वाले, इनको सॉफ्ट टच और हीलिंग टच देने वाले, अब उनकी नकेल कसी जानी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में और बच्चे दहशतगर्दी की तरफ रुख न करें, नेशन बिल्डिंग की तरफ उनका नजर हो, उनका नजरिया हो। और देश की इतनी स्कीम्स चल रही हैं, उड़ान है, स्कॉलरशिप्स हैं, कॉलेजेस नए खुल रहे हैं, खेल के मैदान में बहुत जगह हो रही है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, उस तरफ अब इन बच्चों का रुख हो जाए ताकि जैसे पूरे हमारे आलीशान मुल्क में बच्चे आजादी के सांस लेते हैं और अपने कैरियर्स को, देश को बनाने के लिए साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनते हैं, उसी तरह ये बच्चे भी अच्छे रास्ते पर चल पड़े। वो सबक ले लेना चाहिए। दहशतगर्दी का खत्म होना एक चीज है, एज ए नेशन हमारे जो नरेंद्र डबाज साहब जुड़े हुए हैं पर ले जाना और उस तरफ हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए। डबाज साहब आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। ब्रिगेडियर डबाज साहब आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू यू, आई कैन हियर यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सर क्या लगता है, एक तरफ बात शांति की है, सीज फायर चल रहा है, एलओसी पर भी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी, इमरान खान हो या उसके बाकी मंत्री हो, लगातार स्टेटमेंट देकर एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकलने की तो उनकी जो कोशिश है वो तो है, मगर अंदर खाने चल क्या रहा है? आप देखें तो पिछले 24 घंटों में 4 आतंकी गतिविधियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। सुंदरबनी में एनकाउंटर चल रहा है, नौशहरा सेक्टर से घुसपैठ करने की कोशिश हुई जिसे नाकाम किया गया, कुलगाम और पुलवामा में एनकाउंटर चल रहा था जिसमें 2 आतंकी कुलगाम में मारे गए, 2 पुलवामा में मारे गए, एक आतंकी कमांडर अलग से एक ऑपरेशन में मार गिराया गया है। सुरक्षा एजेंसियां तो तैयार है, मगर पाकिस्तान की जो रणनीति पुरानी है, जो चाल रहती है, इसे कब तक झेलेंगे? अभी कर्नल साई साहब जैसे आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान की कोई भी नीति स्थिर तौर पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है और पाकिस्तान में गवर्नमेंट के ऊपर वहां की आईएसआई का और मिलिट्री का बहुत दबाव रहता है। जैसे साहब बता रहे थे कि अभी उनके बंकरों का नुकसान हुआ, पोस्टों का नुकसान हुआ। जी, कैन यू हियर मी? यस प्लीज, यस, ओके। सो ये सब चीजें होने के बाद जब पाकिस्तान की ये हालत हो जाती है कि उनकी पोस्टों पे उनका सर्वाइवल मुश्किल होता है तो वो दूसरी चीजें सामने लाते हैं, जैसे सीज फायर का इम्प्लीमेंटेशन करना। ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 40 साल से मैं भी यही चीजें देख रहा हूँ। 6 महीने के बाद फिर प्रपोजल करेंगे, फिर उनका असला खत्म हो जाएगा तो सीज फायर मांगेंगे, दोबारा से अपनी तैयारी करेंगे। उनका वहां पे सर्वाइवल एक ही है कि भारत के खिलाफ गलत प्रचार करना, भारत के खिलाफ द्वेष की भावना जनता में पैदा करना
और लोगों को इंसाइट करना। दूसरी बात, पाकिस्तान इस कश्मीर इश्यू को लाइव रखना चाहता है। लाइव रखने के लिए उसको कुछ ना कुछ हरकत करते रहना पड़ेगा और वो यही करते जा रहे हैं। अभी अगर आप पहले देखें, आज से 15 साल 17 साल पहले साउथ ऑफ पीर पंजाल में टेररिस्ट एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास उनके सपोर्टर नहीं थे इस एरिया में। अगर आप देखें 90s की टेररिज्म के टाइम में 90 से 2000, 2000 से 2005 और 2010 तक अगर आप देखें तो ज्यादातर टेररिज्म की हरकतें पीर पंजाल रेंज के परली तरफ होती थी। क्यों? उसका एक रीजन है, जब तक उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, टेररिस्ट को सर्वाइवल नहीं मिलेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उस समय में उनका इन्फ्लुएंस साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंज के नहीं हो पाया था। अभी क्या हुआ था पिछले 15 साल में, इनको यहाँ पे कुछ बेसिस मिले, उनको यहाँ सिंपैथाइजर मिले, उन्होंने अपना बेस यहाँ पे बढ़ाया। दूसरा क्या है कि साउथ ऑफ पीर पंजाल में जो पहाड़ियों की ऊंचाई है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल, और इस एरिया में क्रॉस करने के लिए जंगल बहुत थिक है। जैसे साई साहब ने अभी बताया, जंगल है, नाले हैं, इंटरस्पर्स गैप्स हैं, हवाएं चलती हैं। रात को जब आप बैठे होते हो तो 5 गज के अंदर भी आपको आवाज नहीं सुनाई देती, हवा इतनी तेज चलती है जंगलों में, बिजली जो कड़कती है, कई बार बारिश होती है, मौसम खराब होता है। तो इन्फिल्ट्रेशन होना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमने फेंसिंग किया, उन्होंने फेंसिंग के ऊपर से भी जो है अपने अपने इम्प्रोवाइज मेथड लगा के देखा गया कि फेंसिंग को काट के या फेंसिंग के बीच से भी कई बार इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। तो ये पाकिस्तान की पुरानी पॉलिसी है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये जो बात है कहीं ना कहीं एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टेररिस्ट जब तक सरवाइव नहीं कर पाता, जब तक उसको अंडरग्राउंड वर्कर नहीं मिलेंगे, बाहर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, उसको सरवाइव रहने के लिए उसको खाना चाहिए, रहने के लिए कोई ना कोई, चाहे वो बहक में रहेगा, हाइड आउट में रहेगा, कहीं भी रहेगा, जगह चाहिए। मेक शिफ्ट हाइड आउट भी हो सकता है जंगल में। जब आर्मी ने जंगल में सर्च करके उनको मारना शुरू कर दिया, वो गांव की तरफ बढ़ने लगे, पॉपुलेटेड एरिया की तरफ बढ़ने लगे। जैसे साई साहब ने बताया कि कुछ सिंपैथाइजर थे, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी थे। ये कोई नई बात नहीं है। हमारा सिंपैथाइजर, हम वोट के लिए खासतौर पे, ये जो चीप पॉलिटिक्स है ये होती रही है कश्मीर में, और इसको बंद करना पड़ेगा। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं साई साहब की तरह कि इन पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जरूर ध्यान रखना है कि जब टेररिज्म की हरकत कम होती है, जब इनका कमर टूटने वाली होती है, बिल्कुल टूटने वाली होती है, उस समय हमें ऑपरेशन कम ना करके बढ़ाने पड़े, क्योंकि वो टाइम होता है कि पॉपुलेशन का आपने एक तरीके से व्यू पॉइंट नॉर्मलिसी की तरफ लाना है। ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन न्यूट्रल होती है। अगर उनको ये दिखाई देगा नहीं यहाँ तो टेररिस्ट की ज्यादा है, जैसे बुरहान वानी का एग्जाम्पल दिया, उससे पहले की बात करें तो लोलाब का एरिया है, साउथ लोलाब का एरिया, नॉर्थ लोलाब का एरिया, ये जगह ऐसी होती थी जहाँ पे काफी तकलीफ होती थी, और कोई समय था कि वो लोग पाकिस्तान के झंडे लगाते थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े ऑपरेशन किए, नॉर्मलिसी लाया। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे एक्शन है, पॉलिटिकल एक्शन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक्शन है, डेवलपमेंट का एक्शन है, जो अभी गवर्नमेंट काफी कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये जो लिमिटेशन हटाना, कानून बंद करना, आर्टिकल 370 हटाना, ये बहुत हद तक मदद करेगा, स्पेशली सिक्योरिटी फोर्सेस को। जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर लोकल पॉलिटिकल प्रेशर रहता था, वो प्रेशर बंद हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान का ये नॉर्मल हालत है। मैं इसमें कोई नई बात नहीं मानता, और मुझे पूरा विश्वास है कि सिक्योरिटी फोर्सेस इसके लिए पूरा तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस भी इसके यूज टू है। आज के दिन जो अभी जीओसीज हैं, कोर कमांडर्स हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो ये वो लोग हैं कि 85-86 में ये लोग कमीशन हुए हैं, और जीओसीज तो 90s के अभी आगे हैं। तो ये लोग सभी इंसर्जेंसी में पले हैं, क्योंकि तब से 90 से 88-89 से कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी। तो इन लोगों का बहुत तजर्बा है। जैसे मैंने 22 साल कश्मीर में सर्विस किया इंसर्जेंसी में, तो इन लोगों का बहुत तजर्बा है।
तो ये सब सोच रहे हैं और वो इसका एक्शन ले रहे होंगे, लेकिन साइड बाय साइड ओवरग्राउंड वर्कर्स, इन पे भी एक्शन लेना, कानूनी कार्रवाई करना, और जो भी कानून हमें परमिट करता है गवर्नमेंट को एक्शन लेना, तो उनकी कमर तोड़ना भी साथ साथ बहुत जरूरी है। तभी हम आपको ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरेडिकेट हो जाएगा। और साथ में जो स्कूल के बच्चे हैं उनका माइंड डाइवर्ट करना, उन पे साई ऑप्स चलाना, उनको बताना, देशभक्ति की भावना उनमें पैदा करना, देश का कंसर्न पैदा करना। इनमें एक बड़ा अच्छी पॉलिसी आर्मी ने चलाई थी कि उनकी जो सद्भावना टूर कराते थे, बच्चों को बाहर ले जाके दिखाते थे, उनको दिल्ली ले गए हैं, कलकत्ता लेके गए हैं, साउथ इंडिया में लेके जाते हैं, उनको दिखाते हैं बाकी भारत कैसा है, अमन चैन की क्या अच्छी जिंदगी है। तो ये सब चीजें मदद करेंगी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है अपने ऑपरेशन भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा, और पॉलिटिकल लेवल, मिलिट्री लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल, सब पे साइमल्टेनियस कार्रवाई हमें करनी पड़ेगी। मगर एक चीज बताइए निर्णय दिबास आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार एकाएक शांति के बाद, क्योंकि ग्रे लिस्ट से जो निकलना है पाकिस्तान को अगर FATF की, तो उसके लिए तो पाकिस्तान को कार्रवाई करनी पड़ेगी, आतंकियों के खिलाफ भी करनी पड़ेगी, और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को रोकना भी पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान पहले परेशान कर रहा था, उसे डिप्लोमेटिक प्रेशर कहें या इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश तो हो रही है, मगर अब चाइना जो है वो आपके हाथ जो है पाकिस्तान के साथ जुड़ रहा है, तो वो एक बड़ा खतरा नहीं हो रहा है क्या? लग रहा है जो पाकिस्तान FATF की लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कोशिशें कर रहा था, अब उसे उसकी परवाह नहीं है, उसके बावजूद अगर आतंकी गतिविधियां चला रहा है, तो पाकिस्तान को चीन का सपोर्ट है, इस वजह से कर रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने पिछली मीटिंग में भी मेरे से ये बात पूछी थी कि मैं फिर कहना चाहना हूं कि ऐसा नहीं है कि चाइना आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट नहीं कर रहा था। चाइना आतंकी गतिविधियों को बहुत पहले से सपोर्ट करता था। ये म्यांमार के थ्रू करता था, नॉर्थ ईस्ट के थ्रू करता था, और अगर वेस्ट में भी देखें तो वेस्ट में भी चाइना करता था। लेकिन अभी कुछ वजह से, अगर आप कहें पिछले 3, 4, 5 साल से अगर देखें, तो चीन की जो इच्छा है कि रीजनल सुपर पावर नहीं कहूंगा मैं, चीन चाहता है कि भाई वो सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता है इनडायरेक्टली, और वो बनना दिखाने के लिए वो चाहते हैं कि इंडिया का विकास ना हो। इंडिया का विकास ना हो तो कैसे ना हो, इंडिया को आप एंगेज करके रखो। किस चीज में एंगेज करके रखेंगे आप? वो सब चीजों में जहां से डेवलपमेंट से बाइफरकेशन होगा। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक्सेसिवली एंगेज करना एक तरीका है, और उसमें वो डायरेक्टली इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन अभी LAC पे उन्होंने इतना डिप्लॉयमेंट किया तो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हुआ है। एक साइड में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को एंगेज करते हैं उधर, चाहे आप ईस्टर्न लद्दाख में कहिए, चाहे आप सिक्किम में चाहिए, चाहे आप अरुणाचल की बात कीजिए, तो सब जगह ये चल रहा है। और उधर से पाकिस्तान को सपोर्ट करके इनडायरेक्टली पाकिस्तान को जब भी UN में घेरा गया है, आपको पता है चीन ने पाकिस्तान को निकाला है वहां से, और चीन हमेशा पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट करता है। तो ये खतरा बिल्कुल है, और मैंने पिछली बार आपको बताया था, हमें इसके बारे में सोचना है दोबारा से। कैपेबिलिटी बेस्ड सिक्योरिटी फोर्सेस वी हैव टू कंसिडर। जैसे अमेरिका सुपर पावर है इन सिक्योरिटी फोर्सेस के टर्म्स में, सो दे हैव टू हैव ए ग्लोबल डिफेंस फोर्सेस। दे कैन ऑपरेट इन मल्टीपल टेरेन, दे शुड बी एबल टू ऑपरेट in all over the world, until unless we have capability based security forces, and that threat of capability based huge security forces is there, Pakistan or China is not going to understand that. जी, ब्रिगेडियर देवास आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनका भी जुड़ना बड़ा जरूरी था क्योंकि इस वक्त बीजेपी सत्ता में है केंद्र में, और किस तरह से जो आपने सवाल उठाए कि कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसियों को कार्रवाई करनी होगी ऐसे लोगों के भी खिलाफ जो आतंकवादियों को समर्थन देते थे। आतंकवादी जब मारे जाते थे, आतंकवादी जब पकड़े जाते थे, उनको छुड़ाने के लिए, ऑपरेशन रोकने के लिए बात होती थी। अभिजीत जसरोटिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत जी,
क्या लग रहा है? अब तो सरकार आपकी है, फिर अब कार्रवाई क्यों नहीं है ऐसे लोगों के खिलाफ? क्योंकि करनी तो जरूरी पड़ेगी। अगर ये लोग ही सही मायने में रिस्पॉन्सिबल रहे तो फिर कार्रवाई हो। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम आप ये देख सकते हैं कि पिछले 2-4 सालों में जिन जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो आज से अगर आप 4 साल पीछे चले जाएं तो कोई सोच नहीं सकता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप इन सब लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो पाई जब धारा 370 जैसे प्रावधान से हमारे को निजात मिली और यहाँ पर पूरी तरह से जो है और 800 कानून पूरी तरह से लागू हो गए हमारे जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ये सब कुछ जब एजेंसीज को खुली छूट मिल गई, ईडी अपना काम करना शुरू हो गई, आईबी अपना काम करना शुरू हो गई, सब अपना काम करना शुरू हो गए, उसके बाद सबके ऊपर नकेल कसी जा रही है और बराबर कसी। चीज तो भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता। तभी FATF ने, मुझे लगता है, अभी परमानेंट अपनी ग्रे लिस्ट पे रख लिया है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को जानती है कि पाकिस्तान वो ब्रीडिंग ग्राउंड है टेररिस्ट का, टेररिस्ट को पालता है, पैदा करता है। हर एक तरह की टेररिस्ट फंडिंग के अंदर, टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान का पूरी तरह से हाथ, पूरी दुनिया को उसके बारे में पता है। खैर, ग्रे लिस्ट से तो पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन हमारा भी दुर्भाग्य ये है कि हमारा पड़ोसी जो है वो पाकिस्तान जैसा मुल्क है। तो जैसे अभी मेरे जितने हमारे ये बाकी वेटरन्स थे ये बता रहे थे कि किस तरह से जो है फौज अपनी प्रिपरेशन करती है, बाकी एजेंसीज अपनी प्रिपरेशन करती है, तो काफी इन्होंने डिटेल में इसके बारे में बताया। जहां तक रही बात पॉलिटिकल लेवल पे, और बाकी अगर आप देख लीजिए, इन्हीं के एक बड़े जो एक नेता थे, जो एक बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी रहे, उनके खिलाफ भी अभी कार्रवाई की गई है। NIA उनको उठाकर लेकर गई, उनसे सारी पूछताछ करके, और अभी भी जेल में उनको धरा हुआ है, तो बख्शा उनको भी नहीं गया है। यहाँ तक कि आप देख लीजिए, पुरानी मुख्यमंत्री जो एक्स चीफ मिनिस्टर थी, उनकी वालिदा के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है, उनको भी कहीं ना कहीं पाया गया इलीगल फंडिंग के साथ इन्वॉल्व। तो की सरकार इस हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने इतने बड़े स्टेप्स उठाए हो, ये भाजपा के अंदर ही वो दमखम था कि जो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। और मैं और बातें आपको बता दूं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कभी शांति से तो बैठ नहीं सकता। तो ऐसे मुल्क को आज तक जो हमारे देश की पुरानी सरकारें रही, उन्होंने कहीं इनको जो एक खुली छूट दे रखी कि हमारे यहाँ पर आकर हमारे फौजियों के गले भी काट कर चले जाते थे, तो हमारी पुरानी सरकारें जो थी वो अपने हाथ पे हाथ धर के बैठी रहती थी, और सिवाय कंडेम करने के उनके पास कुछ नहीं होता था। इनके कुछ ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी रहे जो कहते थे हमने देखा है, हम देखेंगे और देखते रहेंगे, और वो देखते ही रहे। यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ ये खिलवाड़ होता रहा, लेकिन 2014 के बाद परिस्थिति यहाँ बदल गई। आंख में आंख डालकर देखना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये भाजपा ने कर भी दिखाया। हमारी और कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहता। उड़ी जैसी स्ट्राइक, बालाकोट जैसी एयर सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक कर हमने प्रूव कर दिया कि हम इनको अच्छी तरह से जवाब देना चाहते हैं। वक्तन इन्हें जवाब दिया भी चाहता है जडेजा साहब। तो चाहिए, परमानेंट सोल्यूशन तो चाहिए। कई सालों से ये हो रहा है। जडेजा साहब, ऐसा है कि मैंने आपको कहा ना, जब आपका पड़ोसी जो ही हो ना, हमारा दुर्भाग्य, अगर आपको एक स्टेटमेंट अगर आपको पता हो जो होती है, यू कैन नेवर चेंज योर ज्योग्राफिकल नेबर, आप उसको बदल नहीं सकते। हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। अब इसके साथ तो जिस तरह की ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, उसकी तरह से हमें भी अपनाकर इनके साथ टाइम टू टाइम, क्योंकि नए नए हथियार ये याद करके बैठ जाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन के नए नए तरीके अटैक करने के इन्होंने अपना लेते हैं, तो उसके खिलाफ जैसे भी होता है मुंह तोड़ जवाब इनको देते हैं, और मिलता भी है इनको जवाब। अगर इनको आज आप बड़ी एक जो आप सबके लिए मुझे लगता है जानना जरूरी है, अगर इनको भाजपा इनको आंख में आंख डालकर इनसे बात ना करती, उनको मुंह तोड़ जवाब ना देती, तो हमारे अभिनंदन जो हमारे पायलट थे वो कभी भी वापस ना लौटाता पाकिस्तान। ये डर और खौफ था भाजपा का, हमारे नरेंद्र मोदी जी का डर और खौफ था इनको कि इन्होंने अभिनंदन को सुरक्षित जो है हमें लौटा दिया। तो है हमारी पूरी तरह से, लेकिन बात वही आ जाती है, दुर्भाग्य ये है हमारा कि हमारे पास पाकिस्तान जैसा एक शरारती, एक नासमझ जिसे कह लीजिए, और एक टेररिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड जैसा मुल्क हमें मिला हुआ। अब इसके साथ डील तो करना, और इसके अंदर सबका सहयोग चाहिए। जी, मगर अब देखें तो पिछले 24 घंटे में या पिछले कुछ दिनों में, जब से प्रधानमंत्री ने बैठक की है पार्टी लीडर्स के साथ, उसके बाद का अगर आप डाटा देखेंगे तो हर रोज 1 से 2 ऑपरेशन, 102 आतंकी गतिविधियां जो है कश्मीर में देखी जा रही हैं। और अब आप देखें तो जम्मू भी फोकस इनका शिफ्ट हो रहा है। आप देखें नौशहरा में हो रहा है, सुंदरबनी में घुसपैठ की कोशिश हुई थी, जो इनकाउंटर चल रहा है, आईडी यहाँ पे पकड़ी जाती है, एयरपोर्ट स्टेशन पर हमला होता है। ये चीजें जो हैं वो बड़ी सीरियस हैं। आने वाले दिनों में तो काम बढ़ेगा, नुकसान लोगों का होगा, आम लोगों का कत्लेआम होगा। इन सब चीजों से सोल्यूशन कब मिलेगा? कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कार्रवाई तो चाहिए।
देखिए जडेजा साहब, ऐसा है कि वेल इक्विप्ड हम लोग हैं। अब नई अगर कोई नई तरह से चीज इजाद हो जाती है तो उसका सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है। अगर आप एयरफोर्स स्टेशन की अगर आप बात करें तो आप देख लीजिए एंटी ड्रोन को नए नए जो सॉफ्टवेयर और नई तरह की टेक्नोलॉजी अब लाई जा रही है आपके सामने, तो सब कुछ के लिए प्रिपेयर होते हैं। जडेजा साहब, एक चीज समझना पड़ेगी, टेररिज्म आज सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की एक प्रॉब्लम बन चुकी है। ये टेररिस्ट अगर इनका आप इनके हौसले इतने बुलंद है कि ऐसे मुल्क इनको सपोर्ट करते हैं। आप सामने देख लीजिए ट्विन टावर के अंदर अगर कोई प्लेन लेके घुस जाता है, वो भी यूएस जैसे देश के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से टेररिस्ट कहीं भी स्ट्राइक कर जाते हैं। यूएस तो डेवलप कंट्री है। फिर भी मुझे लगता है हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, जिस तरह से हमने इनके खिलाफ लड़ा है, मुझे नहीं लगता पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से इसी कारण जो है हमारा मुल्क बचा हुआ है। वरना हम अगर बात करें इन जैसे मुल्कों की, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, ये तो कभी भी शांति में नहीं बैठेंगे। इन्होंने कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में भी कोई हाल करके रखा है। और दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे पास एक और नया वो इनके साथ मिल गया और वो है चाइना। अब चाइना को कहीं ना कहीं आप देखें तो हिंदुस्तान एक बहुत, तो उनके पास भी ये एक नया विकल्प मिल गया। उन्होंने अपने आप डायरेक्टली हमसे, तो उन्होंने गलवान में हमारे से दिया डायरेक्ट ही करता है, तो इनडायरेक्टली अब वो पाकिस्तान के थ्रू कर रहा है। लेकिन खैर हमारी फौजें सक्षम है, हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय वाली सरकार है। तो मुझे लगता है कि जरूर जिस तरह की भी मुसीबत आएगी उसी तरह से उसके साथ निपटा जाएगा। और आने वाले वक्त में हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें इन सब चीजों से निजात मिले। अभिजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कर्नल शाही भी जुड़े हैं। कर्नल शाही, आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल जी। मैं आपको बीच में जब सवाल कर रहा था शायद तब आपकी तक आवाज नहीं आ रही थी। शाही साहब, अब ये जो हालात बने हुए हैं, नो डाउट हमारी जो फोर्सेज हैं वो एक्यूप्ड हैं, जवाब दे रही हैं, उसमें कोई शक नहीं। मगर परमानेंट सोल्यूशन क्या निकलेगा? पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, ये सच्चाई है। मगर सच्चाई ये भी है कि हर रोज कोई ना कोई हमला होता है, हर रोज कोई ना कोई आतंकी गतिविधि देखी जाती है, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती है। आखिर इसका सोल्यूशन है क्या? जगराल साहब, आपने बड़ा वो सवाल पूछा जो मैं दिल से चाह रहा था आप पूछें। मैं बड़ा आदर करता हूं आपके जर्नलिज्म अनुभव का, जसरोटिया साहब का, और आप दोनों से ज्यादा वाजपेयी जी का, जिन्होंने ये फिक्रा हमें दिया था कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। पर फौजी होने के नाते मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। और जो मैं कह रहा हूं शायद अजीब लगेगा आप सबको सुनकर, पर मैं देश को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इतिहास में झांकें। हमारा एक पड़ोसी हुआ करता था जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। हमारी फौज ने उस पड़ोसी को बदल दिया, आज वो बांग्लादेश कहलाता है। इसी तरह जो वेस्ट पाकिस्तान, या जिसको आज हम सिर्फ पाकिस्तान कहते हैं, वो भी बलूचिस्तान बन सकता है, वो तुर्किस्तान बन सकता है, वो जियो सिंध बन सकता है, उसके भी 4 टुकड़े हो सकते हैं। तो पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, हमें इस बात से अब उबर जाना चाहिए। बहुत पुरानी कहावत हो गई है, हमें उस पर चिपके नहीं रहना चाहिए। हम पड़ोसी के टुकड़े टुकड़े करके बदलेंगे, परमानेंट सॉल्यूशन तब आएगा। कि मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, हमें अब उस बात से उभरना चाहिए। एक और बात जो बड़ी प्रचलित की जाती है कि जी चाइना और पाकिस्तान दोनों अगर एक साथ आते हैं तो क्या होगा। अरे चाइना बड़े अच्छे पोस्टर में था, 1 लाख से ज्यादा फौजी ले आया था। पाकिस्तान की प्रेशर कहीं से नहीं था, वो क्यों नहीं दोनों एक। हम भूल जाते हैं कि वी आर ए न्यूक्लियर पावर। अब जवाब देते हैं लोग कि जी वो दोनों भी न्यूक्लियर पावर हैं, इसीलिए शायद ऑल आउट अटैक इन तीनों में से कोई किसी पर नहीं करेगा। और जब ऐसा है तो न्यूक्लियर वॉरफेयर की अगर स्टडी की जाए तो न्यूक्लियर वॉरफेयर इज ए वॉरफेयर ऑफ डेटरेंस।
नागासाकी और हिरोशिमा के बाद न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, फिर भी वो मुल्क जो उसको बनाने के काबिल हैं लगातार बनाते रहे। वो लोग जो काबिल नहीं हैं इस काबिलियत को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहे, और कुछ लोग चोरी छुपे से इधर से उधर से जानकारी लेते रहे। तो न्यूक्लियर डेटरेंस का वॉरफेयर है, इस्तेमाल का अभी तक तो नहीं हुआ। सेकेंड वॉर के बाद इंशाल्लाह होना भी नहीं चाहिए, पर हमें इस डेटरेंस को भूलना नहीं चाहिए। 10 बार सोचेगा चाइना हमसे एक फौजी भिड़ंत करने से पहले, बिना हथियारों के। वो क्लब्स वगैरह और डंडे और तारे लपेट कर उन्होंने एक कोशिश की, धोखे से कोशिश की। जब हम जंग के लिए तैयार नहीं थे, बातचीत करने गए थे, और हमारे 20 जवान के और अपने 100 से ज्यादा गंवा लिए। तो 10 बार सोचेगा चाइना किसी ट्रुप्स फाइट करने की, या हमारे ऊपर अटैक करने की, या कोई मेजर ऑफेंसिव करने की। इसी तरह पाकिस्तान 10 बार सोचेगा किसी भी मेजर ऑफेंसिव में आने की, और इसी तरह शायद हमें भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या हम एक ऑल आउट ऑफेंसिव में जा सकते हैं। और अगर बात इन छुटपुट जुटरों से होनी है तो आके गला काट गए, वो आके ये कर गए, उसका मुंह तोड़ सरेआम जवाब दिया जाना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह दिया जाना चाहिए, एयर स्ट्राइक की तरफ दिया जाना चाहिए। और एक उधार अभी बाकी है, ये जो इन्होंने ड्रोन नए नए चाइना से लिए हुए खिलौने यहाँ हमारी तरफ भेजे थे, एक एक्सरसाइज की टर्की के साथ, वो अजरबैजान में कैसे यूज था उसकी ट्रेनिंग लेकर इस आजमाइश की सजा अभी पेंडिंग है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं हमारे साथ जसवंतिया जी, खैर कब होगा कैसे होगा मैं ना इनसे पूछूंगा, ना ये बताने के काबिल होंगे। वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल नहीं है, पर इसका जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ दिया जाएगा। अगर मैं अपने देश को, देश की आज की सरकार को, देश के हौसले को और अपने सुरक्षा बलों की काबिलियत, कुव्वत और दिलेरी को समझता हूँ, तो इसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा। पर उसका फैसला हम करेंगे, हमारे आर्म फोर्सेस करेंगे, किस जगह मारना है, कितना मारना है, किस रफ्तार से मारना है, किस समय मारना है और किन वेपन से मारना है, वो सब फैसले हमारे होंगे और तब इनको ये जवाब दिया जाएगा। तो कोई वजह नहीं है हमें रुककर अपने हाथ रोकने की, और कोई वजह नहीं है हमें कोई भी इस तरह दहशतगर्दी या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या क्रॉस बॉर्डर सीज फायर वायलेशन को रत्ती भर भी सहने की। जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारे देश के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने बार बार दोहराई है, वो फौजी के खून के हर कतरे में उबाल खा रही है। जीरो टॉलरेंस मीन्स जीरो टॉलरेंस। पर मैं फिर दोहराऊंगा, हमें अपने घर में बैठे गद्दारों को संभालने की जरूरत है। अभी जीरो टॉलरेंस तो गद्दारी भी मेरे ख्याल एक स्लोगन है जो आ जाना चाहिए। नवाज साहब, जो अब मौजूदा हालात हैं, जैसे मैं कर्नल शाही को पूछ रहा था, क्या लगता है पड़ोसी नहीं बदल सकती, ये सच्चाई है। हम क्या लगता है अब कुछ ऑफेंसिव होना पड़ेगा, डिफेंसिव से काम नहीं चलेगा। वहां से मुझे याद है जब भी बात होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री के बयान की बात हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात हो, तो हर बार ये कहते हैं कि पहली गोली हमारे सैनिक नहीं चलाते, मगर अगर चलती है तो उसके बाद उनकी गिनती नहीं होती वो कितनी चलाते। कब तक ये सुनेंगे? अब लगता नहीं कि अब ये बार बार होगा। एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक हो गया, एलओसी से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। अब लगता है कुछ डिफेंसिव की बजाय ऑफेंसिव होना पड़ेगा, चाहे इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना पड़े। देखिए, जब हम मिलिट्री पार्लेंस में बात करते हैं तो हम बोलते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, यानी कि हमला करना ही बेस्ट डिफेंस होता है।
लेकिन जब हम अपने देश की बात करते हैं, हम एक शांति प्रिय देश है, हम नेचर से दूसरे को अस्थायी करना नहीं चाहते, डिस्टर्ब करना नहीं चाहते। 71 की वारदात को भी अगर आप लें तो बांग्लादेश को अलग नेशन बनाया हमने, हमारी फौजों ने कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई वहां से शुरू हुई थी, हमने उसका जवाब देके किया। तो ये बात में गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है। तो कुछ हद तक ये बात ठीक है कि हम दूसरे को अननेसेसरी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, पहले हम नहीं करेंगे, शांति प्रिय देश है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा पॉइंट है कि हमें अगर तंग करेगा बार बार तो उसका सॉलिड जवाब देना, बहुत धमाकेदार जवाब देना जरूरी है। शाही साहब ने बात की कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोचना पड़ेगा कि क्या इस हद तक बात गई है या उससे पहले उसको रोका जा सकता है। ये बड़ी पॉलिसी, इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा और ना मुझे करना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं बड़े लेवल पे, वैसे भी मैं इंटेलिजेंस में काम किया है, तो कुछ एक चीजें हम पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करनी चाहिए, ना हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। सो अगला पॉइंट, अब अगर शाही साहब बात कर रहे थे कि हर फौजी सक्षम है, कोई शक नहीं है ये हमें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 2003 में हम अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को ट्रेन कर रहे थे, तो अमेरिकन सोल्जर्स के पास इंडिया वर्ल्ड के बेस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन थे और हमारी स्पेशल फोर्सेस नॉर्मल वेपन के साथ कर रही थी। लेकिन जब एक्सरसाइज किया तो पता चला कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी इंडियन वेपन के साथ जो नॉर्मल चीजें थी, उनकी पर्सनल कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा थी दूसरे अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर से कि हमारी जो नॉर्मल इक्विपमेंट के होने के बावजूद हम उनके मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हम मैच कर पाए थे। और मैंने वहां पे एक स्लोगन दिया था उनको कि ये जो एक्सरसाइज है ये वर्ल्ड की मोस्ट टेक्निकल आर्मी एंड मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी के बीच में, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप दो सोल्जर को कंपेयर करेंगे, चाहे चाइना का सोल्जर को कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान के सोल्जर को कंपेयर करेंगे, पाकिस्तान का सोल्जर भी टफ है, रगिड है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है, उनका जो मोरल है वो डिफरेंट है, उनकी जो स्किल है, वेपन को हैंडलिंग की स्किल है वो डिफरेंट है। और सर्टेनली चाइना का सोल्जर और हमारे सोल्जर में आपकी जो आपका बयान है उसको फिर समझ पा रहा हूँ, उसके मुताबिक हमारी सेना में किसी चीज की कमी नहीं है, हौसलों से जंग जीती जाती नहीं है, हौसलों से जंग जीती जाती है, हौसलों से पाकिस्तान या पाकिस्तानी आतंकियों को मार दी जाती है। उसके लिए बिल्कुल हमारे जवान जो है वो पूरे तरीके से मुस्तैद है, वो कर भी रहे हैं, पाकिस्तान की हर उस कोशिश को नाकाम भी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब समय आएगा पाकिस्तान को कहीं ना कहीं और भी ऑफेंसिव होके, जैसे बालाकोट हुआ, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसी तरह से पाकिस्तान को जवाब भी दिया जाएगा अगर पाकिस्तान नहीं समझता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आपके साथ कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय पर बात करने के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।